ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन हुई खराब। क्रेन खराब होने पर विमान के संचालन पर लगी रोक। क्रेन काफी ऊंचाई पर होने से रोकी गई उड़ानें। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रोकी गई हैं उड़ानें। लखनऊ से खबर, जहां पर एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन हुई खराब। क्रेन खराब होने पर विमान के संचालन पर लगाई गई रोक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट निर्माण में जो क्रेन लगी थी उसके खराब होने से विमान संचालन जो है वो रोक दिया गया है, क्या जानकारी है? कब तक जो है विमान संचालन जो है दोबारा से चालू करा जाएगा? जी, आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6:30 बजे से ही जो यहाँ पर विमान के संचालन उसको रोका गया है, जिसको लेकर जो भी लगभग 15 से ज्यादा उड़ानें जो लखनऊ बाहर शहरों से लखनऊ आती थी और लखनऊ से जाने वाली सभी उड़ानों को जो है रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो यात्री हैं काफी ज्यादा परेशान है। उनके जो शेड्यूल थे, कार्यक्रम थे, वो लगभग सभी जो है रद्द करने पड़ रहे हैं उनको। और जो एयरलाइंस के अधिकारी वो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल करनी क्या करेगी। लगभग सुबह से लेकर अब तक 3.5 घंटे से अधिक का समय बीत गया है और जो यात्री हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक जाना था और यहाँ आकर अचानक जब उन्हें पता चलता है कि सारे संचालन रोका गया तो काफी ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बात की जाए एयरपोर्ट के अभी अधिकारियों की, तो वो किसी प्रकार का जवाब देने से बच रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एयरपोर्ट निर्माण में काफी बड़ी सी क्रेन लगी है, जो सूत्रों ने बताया कि वो क्रेन है वो आसमान में काफी ऊपर है वो क्रेन, जिससे जो है जो नई एयरपोर्ट की बिल्डिंग टर्मिनल 3 है उसको बनाया जा रहा था। उसको अचानक खराब हो गया। उसका जो इंजीनियर है वो भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो कुछ जो इंजीनियर हैं यहाँ के लोकल उसमें लगे हुए हैं। जैसे वो जो क्रेन है वो सही होगी और वो नीचे आएगी, उसके बाद ही संचालन शुरू पाएगा। फिलहाल जो यात्री हैं, कुछ एयरलाइंसों ने उनके टिकट रिशेड्यूल किए हैं, कुछ यात्रियों ने अपने टिकट वापस करा लिए हैं। इस तरह एयरपोर्ट पर पूरा अफरा तफरी का माहौल है। जो यात्री हैं काफी ज्यादा गुस्से में हैं, परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक जाना था। बिल्कुल पवन, यानी कि अभी तक अधिकारी जो है उनकी ओर से कुछ बयान नहीं दिया जा रहा है, कुछ बात नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे बीच हम आपको रुझानों की ओर एक बार फिर से ले चलते हैं, जहां पर देश में सभी सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों की बात करी जाए तो रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर। शेयर बाजार में मचा हाहाकार। सेंसेक्स करीब 2100 अंक लुढ़का। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को नुकसान। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को हुआ नुकसान। रुझानों के बाद शेयर मार्केट में आई गिरावट। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी अन्य अपडेट्स के साथ। फिर से हम आपको रुझानों की तरफ ले चलेंगे, जहां पर सेंसेक्स करीब 2100 अंक लुढ़का। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को हुआ नुकसान। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को हुआ नुकसान। आज लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। बाजार में आई गिरावट से निवेशकों को हुआ नुकसान। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अपडेट्स ले लेते हैं। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। रुक कर लेते हैं अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी का। राघवेंद्र जी, देखा जाए तो फिलहाल अभी तक जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे थे उनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री जो है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जिस तरीके से अपडेट सामने आया है वो अब आगे चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार, यानी कि वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री को?
नहीं, जाहिर सी बात है, जितनी लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की है जी। उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर मान लीजिए पहले आप दिखा रही थी कि 16 से कुछ वोट से वो पीछे हो गए थे, जी। अब उनको नेक्स्ट टू नेट फाइट है और वो करीब 450 अधिक 467-68 वोट से वो आगे हैं। तो ये बड़ा मतलब भारतीय जनता पार्टी जो पूरा चुनाव उनके चेहरे पे ही लड़ी है। इस बार कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ही मैदान में हैं और उनके 436 वोट से आप उनको आगे दिखा रही हैं। तो हम जान के चलते हैं, जिस तरीके से बगल में मेनका गांधी जी है, स्मृति ईरानी जी जी। है और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं पूर्वांचल में, जी। और पूर्वांचल का जो बहुत बड़ा बीजेपी का गढ़ था, जी। और उस रण में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है तो जो उत्तर प्रदेश के लिए, और जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं कि आप बीजेपी 38 सीटों पर वहां पर बढ़त बनाए हुए, तो समाजवादी पार्टी भी 34 और बसपा 1 पर और कांग्रेस 6 सीटों पर। तो ये बहुत आप देख लीजिए बड़ा चौंकाने वाला जो परिणाम लगातार मैं मान के चल रहा था कि एग्जैक्ट पोल दिखाने वाले, मैं खुद सोच रहा था कि ये यूट्यूब जो चैनल हैं जो मौजूद हैं और कथित जो यहाँ के तमाम जो पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकारों का यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में बहुत बड़ा एक ग्रुप है जी। तो मैं जो उनकी पत्रकारिता से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, लेकिन अब एक बार देखने के बाद मैं समझता हूं कि जो नेशनल चैनल है और उसमें जो खास तौर से बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने जो सटीक सर्वे दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है 2004 में माननीय हम मानते थे कि भाई ठीक है, माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की इतनी लोकप्रियता थी कि लोग मान रहे थे कि नहीं उनका एक मैजिक है। लेकिन अब जो आज स्थितियां दिख रही हैं, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि जो लगातार पहले दिन से टिकट वितरण से ही नैरेटिव जो समझ में आ रहा था और जो बात आ रही थी कि प्रत्याशियों के चयन में हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो किया, और एक बहुत बड़ी बात थी कि आपने देखा हो कि गुजरात से जो नैरेटिव शुरू हुआ, आप चले आइए पूरे रूपाला जी ने जो बयान दिया और उसके बाद छत्रप जो बहुत बड़ा वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अगला समाज जो है बीजेपी से नाराज नजर आ रहा था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा क्षत्रियों की महापंचायत हुई, खाप पंचायतें हुई, इसके बाद द्वितीय चरण में भी हुई, तीसरे चरण में मैनपुरी में जिस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन तुरंत घटना हो गई कन्नौज वाली विधुना में। तो ये तमाम जो घटनाएं हुई इनमें बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। और मैं ये मान के चलता हूं जो छोटे छोटे संगठनों के लोग थे, तो ये चुनाव बाद में जातीय आधार पर लाने की बात हुई। और जो मुद्दे थे, मैं समझता हूं कि जो मुद्दे लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा नहीं था, कांग्रेस का घोषणा पत्र लोग जानते नहीं थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं के गहने की बात की, उन्होंने ये बात कही कि नहीं ये सब आपकी संपत्ति लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज था वो न तो बसपा की तरफ गया न कहीं गया, उसने कांग्रेस पे भरोसा दिखाया। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर, मैं कल भी डिबेट में कह रहा था, अगर कांग्रेस अन्य राज्यों में, दक्षिण में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था कांग्रेस का, तो वो मैं देख रहा हूं कि दक्षिण में उतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन बावजूद इसके जो नाराजगियां रही, और मैं समझता हूं जिस तरीके से जोड़ तोड़ हुआ और जिस तरीके से लोगों को लगा कि ये कुर्सी पाने अवसरवादिता की दौर है। और इसमें एक बात बहुत बड़ी है, बीजेपी का जो कोर कैडर कार्यकर्ता है जिसको लगातार वो संघर्ष करता है बूथ स्तर तक, और आप देख लो 450-400 लोग अन्य दलों से आकर के यहाँ पर सांसद का टिकट पा जाते हैं, कोई सपा में है बसपा में, वो अपनी निष्ठा छोड़ देता है। और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है, जो दलगत मुद्दा था, दलगत राजनीति वाला, वो आप देख लीजिए एक तरीके से दलगत राजनीति वाला अब निष्ठा नहीं तो संगठनों में उनकी प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी साहस की बात है कि जितना विपक्ष बिखरा हुआ था और जितना विपक्ष अंतिम समय तक निर्णय नहीं ले रहा था, अगर ये भी जो आज आप उनके जो चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं, तो ये जनादेश जो है इसको सारा देश देख रहा है। और ये आप जो दिखाया, लोग मान रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री जी की जीत इतनी ऐतिहासिक होने जा रही है राम मंदिर हिंदुत्व लहर के बाद कि वो देश के सारे, हालांकि पहले उनके जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे CR पाटिल साहब, वो बड़े मतों से जीते थे, लेकिन इस बार ये लग रहा था मोदी जी जिस तरीके से भाजपा कह रही थी इस बार तो 7-8 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन जो आपने अभी आंकड़ा दिखा दिया, इससे निश्चित तौर पर
जो डिजिटल मीडिया है और प्लेटफॉर्म पर जो बहुत बड़ा पत्रकारों का एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है, वो एग्जैक्ट पोल जो दिखा रहा था और लगातार एग्जैक्ट पोल के बाद जो लगातार विपक्ष हमलावर था, और 1 जून को कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की है, और अब जो मामला है इसके बाद आप देख रहे हैं कई जगह झगड़ा है। बनारस में भी मैं देख रहा था, एडीएम को टीवी में चल रही खबर की उनको सस्पेंड किया गया, और एक खबर चल रही है जौनपुर में भी कि वहां भी है। अब ये तमाम चीजें जो तनाव कुछ कुछ समय बाद बढ़ेगा। तो एक बात जो बार बार जो अभी भूपेश बघेल ने उठाई, ईवीएम की विश्वसनीयता पर उन्होंने प्रश्न उठाया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। देर रात तक हो सकता है कि इसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में है, जो मेरे पास तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं कि जैसे पहले भी होता रहा कि ईवीएम की काउंटिंग जो है वो स्लो कर दी जाए और नतीजे देर रात तक 2-2, 3-3 बजे रात तक उनकी घोषणा ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें अभी देखने को सामने आएंगी। ये तो प्रारंभिक रुझान है। प्रारंभिक रुझान में अब आपने देख लिया कि एनडीए भी 300 के आसपास पहुंच रही है रुझानों में, जो आपके चैनल पर ही दिखाई दे रही है, और 221 पर अब इंडिया है। तो ये तमाम उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन इंतजार करिए। और इंतजार के साथ साथ मैं समझता हूं कि बैलेट जो पेपर की काउंटिंग पहले हुई है और इसके बाद जिस तरीके से ईवीएम धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन ये गौरतलब है कि गाजियाबाद जैसी सीट, नेवटा जैसी सीट, जहां बीजेपी प्रारंभिक रुझानों में कई जगह जब ईवीएम खुली तो पिछड़ती नजर आ रही है, जिन राम को मेरठ में दिखा रहे थे। तो ये तमाम उतार चढ़ाव जो देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे सेंट्रल यूपी हो, और इसके बाद पूर्वांचल हो, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जो रण और गढ़ है, बीजेपी 36 बार तो सपा भी 36 बार, 1 बार बसपा और 6 पर कांग्रेस। ये अभी आपके बात करते करते, आपके चैनल पे डिबेट करते करते जो मैं टीवी स्क्रीन पर भी देखता जा रहा हूं, लगातार जो रुझान ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष की सबसे बड़ी जो हम जो देख रहे हैं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे एग्जैक्ट पोल वाले लोग थे जो दावा कर रहे थे नहीं इस बार तो 77 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80। माननीय केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब लगातार कल भी डिबेट में बोल रहे थे। तो ये तमाम जो बातें हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने देखा कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अपने ही गढ़ में चुनाव हार गए, उसके बाद डिप्टी सीएम वो बना दिए गए। योगी जी के प्रति लोगों की आस्था थी और लोगों ने बड़ा निष्ठापूर्वक योगी जी को जो आपने सुना और देखा देश भर में उनकी जो रैलियां हुई, निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूं कि ये तमाम लोग जो लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी में भी एक बहुत बड़ा धड़ा था। और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नड्डा साहब, उनका भी जो स्टेटमेंट आया आरएसएस को लेकर के, मैं समझता हूं कहीं इन सब चीजों को लेकर के भी जो जनादेश ऊपर नीचे, यूपी में तो मैं मान के चलता हूं बिल्कुल, यानी कि राघवेंद्र जी देखा जाए तो बीजेपी जो जिस तरीके से अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी और हमने भी जनता को दिखाया कि डिप्टी सीएम ने कहा था कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शशांक द्विवेदी जी, माफ कीजिएगा शशिकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शशिकांत जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार 3 बार से वहां पर भाजपा सरकार रही है। इस बार की बात की जाए तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में जनता जो है वो बीजेपी की ओर जाती हुई दिखी, या फिर इस बार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो अपना परचम लहराता हुआ देखा जा रहा है? क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, क्या यहाँ पर सारे जो रुझान है, रुझान बीजेपी के पक्ष में। पूरी 29 सीट जो अभी तक की जो मतगणना चल रही है और जो खबरें आ रही है, सारी की सारी अभी बीजेपी के पक्ष में। कारण उसका एक है, बीजेपी को जाहिर है देश का जो रुझान है उसकी तरफ नहीं है। देश ये चाहता है शायद कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। जो देश का अभी शुरुआती रुझानों से हमें पता चल रहा है, मतलब बहुत का मार्जिन रहेगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की हो, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत होगा। तो मध्य प्रदेश का जो रुझान है वो एक तरफा है, तो कभी भी मतदाता एक तरफा वोट देता नहीं है। तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं कि या तो बहुत गहराई से शोध होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने राहुल गांधी का जो कुछ भी एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उस पर कोई काम नहीं किया है। मतलब एग्रेसिव तो छोड़ दीजिए, एग्रेसिव होना तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैंने पहले भी अपने डिबेट में कई बार कहा है कि जो 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे
उस मैनिफेस्टो पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, जैसे भोपाल का मैं उदाहरण ले लूं, जो कैंडिडेट हैं अरुण श्रीवास्तव जिनको खड़ा किया है, उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि पत्रकार जिन्हें 20-20, 25-25 साल हो गए, उन्हें खुद पूछ रहे थे एक दूसरे से कि ये कौन कैंडिडेट है। तो होता यह है कि जब आपका कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा नहीं होता है, जब आप काम नहीं करते हैं अपने घोषणा पत्र पर, जब आप अपने सीनियर लीडर की बात नहीं मानते हैं, या चलिए उसको नजरअंदाज कर देते हैं, या आप बार लगातार बीजेपी जीत जा रही है उससे थक चुके हैं और आप अब कोई काम नहीं करना चाहते, घर बैठ जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि एक तरफा ये इस तरह के रुझान आते हैं। तो अभी फिलहाल की स्थिति में यह है कि अभी सारी सीटों पर, 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अब आगे जब ईवीएम और खुलेंगी और ईवीएम से अभी शायद वोटों की गिनती जो है वो डाक मत पत्रों की शुरू में हो रही है, उसके बाद शुरू होगी, तो अब मुझे लगता है 2 बजे तक रुझान स्पष्ट हो पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो रुझान भी सामने आ रहे हैं, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जाहिर तौर पर 29 की 29 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े करता है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखा जाए तो एक बार फिर से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो जीत का आंकड़ा है वो भी इस बार भी ज़्यादा अंतर का हो गया है। जिस तरीके से फिलहाल अभी कुछ देर पहले जो रुझान सामने आ रहे थे उनमें ये आंकड़ा कम होता नजर आ रहा था एक बार, लेकिन अब देखें तो एनडीए गठबंधन अब 304 और इंडिया गठबंधन 218 सीट पर आ गया है। तो जो एक बार फिर से जो जीत का अंतराल है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, दरअसल मुझे लगता है कि आपके चैनल पे कई बार इस बात को लेकर के वोटिंग के बाद भी डिबेट हुई, और कमोबेश ये तो अंदाज था ही कि जो सीरियल से सारे एग्जिट पोल्स आ रहे थे, न तो उस पर सहमति है और ना ही असहमति वाले मुद्दे पर जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया बड़ी बात है, वो यूपी की हम बात कर लें या देश की बात कर लें, जिस तरीके से 70 और 10 और 65 और 15 की चर्चा हो रही थी और 400 350 पार की बात हो रही थी, अभी भी रुझान या जिन सीटों पे वोटिंग या जिन सीटों के काउंटिंग पे आप तक आंकड़े आ रहे हैं या चुनाव आयोग के जरिए आंकड़े आ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बनती दिख रही है, मजबूती से दिख रही है। लेकिन विपक्ष भी इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस जो 52 सीटों पे था 2019 में, वो भी काफी, सरकार भले नहीं बनाने जा रहा है, सरकार अभी जो दिख रहा नहीं बन रही, लेकिन सीटों की संख्या उसकी दूनी होती जा रही है। वो उसको अगर आप 19 में देखें तो विपक्ष का दर्जा लेने में कितना संकट हुआ, मिला ही नहीं। इनफैक्ट क्योंकि उसका नियम 10% सीट होनी चाहिए। तो जो परिणाम आएंगे वो भले और भी बदले, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हैट्रिक की तरफ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बढ़ रहा है, और विपक्ष भी पिछले तरीके से कमजोर नहीं है, बल्कि पहले नजर में वो भी काफी मजबूत दिख रहा है। अंततः हमको इंतजार करना चाहिए कि आगे परिणाम क्या है। बिल्कुल मनोज जी, और फिलहाल तो ये शुरुआती चरण के रुझान है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर एमएल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। एमएल वर्मा जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अब रुझान आना शुरू हुए हैं, ईवीएम से भी वोटों की गिनती की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और अगर मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर रुझानों की अगर बात करें तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा जो है वो नजर आ रहा है। जनता को भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आंकड़े इस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो जनता का जो झुकाव है वो सिर्फ एक तरफ ही देखने को मिला। हालांकि अगर विधानसभा अभी हाल ही में हुए हैं मध्य प्रदेश में, उस दौरान बीजेपी को लेकर कई अहम मुद्दे भी सामने आए हैं, चाहे वो सीधी पेशाब के की बात की जाए या फिर अन्य मुद्दे। तो जनता क्या वहां पर बीजेपी से नाराज नहीं है, या फिर देखा जाए तो जनता एक तरफा फैसला करती हुई दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं। निश्चित रूप से आप ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव के मूड में बीजेपी और पार्टियों से ज्यादा आगे रहती है जी। और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एक बड़ी बात है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में उसको बेहतर ढंग से मैनेज करने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए, और यही कारण है कि ये जो पिछले 2 टर्म में बीजेपी ने जीत हासिल की है और कई राज्यों में आगे बढ़े हैं जहां पर वो नहीं थे,
वहां पर भी आगे बढ़े हैं। तो उसके आगे बढ़ने का कारण यही है। लेकिन चूंकि 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है, कई फैक्टर्स हैं, तो निश्चित रूप से उसका बिल्कुल, बिल्कुल प्रोफ़ेसर सर, देखा जाए तो जिस तरीके से जो लगातार जीत के आंकड़ों की बात की जाए तो फ़िलहाल वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं और रुझान शुरुआती चरण के सामने आते दिख रहे हैं और कुछ और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद स्थिति जो है वो साफ होती नज़र आएगी। हमारे साथ लगातार इलेक्शन जर्नलिस्ट अंकुर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन जो है वो 315 सीट पर आ गया है, इंडिया गठबंधन 207 सीटों पर है। फिलहाल जो लड़ाई है वो भी काफी कांटे की दिखाई दे रही है। जहां दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन जहां पर बीजेपी खुद सत्ता में है वहां पर देखा जी जाए तो बीजेपी की जो कुछ सीटें हैं वो कम होती नजर आ रही हैं। जी हाँ, वो तो एंटी इनकम्बेंसी का कारण भी है, और दूसरा निश्चित रूप से कि जो इंडिया गठबंधन है, उसने अपना जी एकजुटता दिखाई है और ढंग से वो जनता के सामने गए हैं, तो उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। जी, अवंतिका जी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है ठीक है, तो हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी नहीं जुड़े हुए हैं अभी, दोबारा से उनका रुख करेंगे। अंकुर जी, आपका रुख कर लेते हैं और देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने भी काफ़ी खास तौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा चुनाव रैलियां की हैं और जनसभाओं को संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है एक बड़ा मुद्दा था और यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। वो खास तौर पर देखा जाए तो मोदी फेस पर जो है मोदी मैजिक को लेकर के आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं इस बार तिबारा जो है वो मोदी सरकार आएगी सत्ता में। तो क्या कहा जा सकता है कि जो बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, इसी की जो है परिणाम है जो उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम होती नजर आ रही हैं और बाकी अन्य जहां पर सत्ता में बीजेपी है वहां पर भी उनकी सीटें कम होती नजर आ रही हैं। देखिए, इस मामले में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी कहीं ना कहीं सारे रुझानों में वापस से सरकार बनाती हुई दिख रही। जी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने पीछे अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमने 400 का आंकड़ा दे दिया और लोग पूरा विपक्ष जो है वो 400 के आंकड़े को रोकने में लग गया। जी तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन की भी लड़ाई हो सकती है कि जहां बीजेपी पहले से जान रही थी कि उनके एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, क्योंकि बीजेपी अपने चुनाव प्रबंधन के लिए भी जानी जाती है। जी तो कहीं ना कहीं उनको भी आभास रहा होगा कि 400 का फिगर टच कर पाना अपने आप में एक असंभव कार्य है। और साथ ही साथ उन्होंने उसके हिसाब से ही अपने चुनाव की रणनीति को बुना है। और अभी भी आप ये देखिए कि एक तरीके से 50 से 55 सीटों का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एनडीए को। अभी जैसे आपके आंकड़े दिख रहे हैं कि जी 315 सीटों पे वो आगे चल रही है। जी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है, बट आप ये देखिए कि तीसरी बार वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, जी तो दो सरकारों की जो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है उसको किसी न किसी तरीके से उन्होंने उसके साथ ये चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं अगर 315 का भी आंकड़ा बुरा नहीं है, अगर सरकार बना रहे हैं तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अभी भी जो एज अ लीडर मोदी साहब की अपनी अलग तरह की लोकप्रियता है। और उम्मीदवारों के प्रति असंतोष होने के बावजूद अगर 315 सीटें वो लेके आ रहे हैं तो एक अच्छे नंबर्स पे बैठे हैं। और अभी इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा मैं कहीं और आंकड़ा देख रहा था, लगभग 65 ऐसी सीटें हैं जिसमें जो अंतर है वो जी 2000 से नीचे का है। जी तो कांटे की टक्कर काफी सारी सीटों पे है जो आगे पीछे वो चीजें आपको चलती रहेंगी।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो जिस तरीके से सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की अगर हम खास तौर पर बात करें तो जीत का आंकड़ा इस बार कहीं ना कहीं कम होता हुआ भी नजर आएगा। जो ज़्यादा वोटों से जो है जीतती थी बीजेपी प्रत्याशी या फिर अन्य प्रत्याशी, वो आंकड़ा कम होता नजर आएगा। और इसी बीच जनता को अपडेट भी हम दे देते हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन 310 सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन 212 सीटों पर है और अन्य दल 21 सीटों पर। इंदौर से बीजेपी 30,000 वोटों से आगे चल रही है और करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है जो कि न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, गरिमा वाजपेयी। गरिमा जी, न्यूज़ रूम की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है कैसा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो चर्चाएं हैं, अगर फिलहाल रुझानों को लेकर के बात की जाए तो कैसा जो माहौल है वो फिलहाल न्यूज़ रूम में हमारे देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए न्यूज़ रूम के माहौल की बात की जाए तो इलेक्शन डे पर एक देश में जैसा माहौल होता है उससे कहीं सही नतीजे पहुंचाने की, और इसी के चलते न्यूज़ रूम में आप देख पा रही हैं कि पूरी तरीके से हर कोई काम में लगा हुआ है। हमारे साथ में विनीत जी है। सबसे पहले इनसे हम जानते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साइट पर सबसे सटीक चीजें जो है वो समझ में आ रही है। विनीत जी, क्या कुछ फिलहाल रुझान में दिखाई दे रहा है, किन सीटों पर कौन आगे और कितना आगे चल रहा है? देखिए गरिमा, अगर रुझानों की बात करें तो अभी जो हम आंकड़े देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे देखिए, आकर के देखेंगे तो बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी जो है वो 212 सीटों पे अभी लीड कर रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 84 सीटों पे लीड कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर रुख करें तो समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, हमारी सीटें बढ़ेंगी, वो 31 सीटों पर लीड करती हुई अभी नजर आ रही है। और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहा जा रहा था बीजेपी को वहां फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर टीएमसी की पार्टी 19 सीटों पर अभी लीड करती नजर आ रही है। ये आंकड़े जो हैं ये फैक्ट और फिगर बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, ये कोई हवाई दावे या वादे नहीं है। यानी इन आंकड़ों पे जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी जो है वो के न्यूज इंडिया पर हम लगातार अपने दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं। और देखिए पूरी तरीके से हमारी ही टीवी स्क्रीन पर आप चारों तरफ रुझानों को फिलहाल देख रहे हैं, जो बहुत जल्द नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी के न्यूज इंडिया पर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए नतीजों का दिन है, जनादेश 2024 का दिन है, जो सबसे खास है क्योंकि आज तय हो जाएगा कि आखिर देश में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाने में कामयाब होते हैं या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा, और किसका मुंह आज लड्डू से मीठा होगा ये देखना बहुत अहम होगा। अवंतिका, देखिए लगातार लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं और यहां पर आप देखिए हम स्क्रीन पर लगातार दिखाएंगे भी कि एनडीए 310 सीटों के साथ में बढ़त बना रही है, जो बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन 212 सीटों पर फिलहाल सिमटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एग्जिट पोल्स को एग्जैक्ट पोल में बदलने में बहुत कुछ अंतर होता है, लेकिन आज एग्जैक्ट पोल का दिन है। आज किसी एग्जिट पोल पर विश्वास करने से पहले हम एग्जैक्ट पोल पर ज्यादा नजर डालेंगे और वो यहां पर बहुत कुछ कह रहे हैं। एनडीए 310 सीटों के साथ में आगे है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश दे रहा है। और हर कोई देखिए हम खबर ही दिखा रहे हैं टीवी चैनल पर, हमारे दर्शक आसानी से समझ सके इसके लिए हमने भी खास इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश जिसको बहुत अहम माना जाता है, अगर देश में राजनीति में आना है, कहते हैं सत्ता में आना है, तो उत्तर प्रदेश के नंबर्स का साथ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों के साथ में ये सबसे बड़ा प्रदेश कहलाता है। और देश की राजनीति में, देश की राजनीति की दशा और दिशा में उत्तर प्रदेश का बहुत अहम रोल होता है, वो नजर भी आ रहा है। अब इन 80 नंबर्स में से एनडीए के साथ कितने होंगे और इंडिया के साथ कितने होंगे, इस पर भी इंतजार, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम सीट है। खुद मुख्यमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। हमने पूरे चुनाव के दौरान के न्यूज इंडिया पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर रहे। लगातार न जाने कितने उन्होंने रैलियां की होंगी, वो अलग अलग जनसभाओं में पहुंचे, संबोधित करते नजर आए, बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए। वो स्टार प्रचारक है, एक अलग छवि उनकी है। इस बार वो एनडीए को कितनी सीटें दिला पाने में कामयाबी पाते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल हर चैनल पर या हमारे के न्यूज इंडिया पर आप देखेंगे सबसे आसान तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर आप एनडीए, इंडिया और अदर यानी कि निर्दलीय देखिए 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।
और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में फिलहाल 39 सीटों पर बीजेपी आगे है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस बार कहा जा रहा है कि टक्कर है वो काफी बड़ी हुई थी। कांग्रेस लेकिन फिलहाल 7 सीटों पर जो है वो दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर नजर आ रही है। तो देखिए किस हद तक मुकाबला जो है वो बढ़ रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी लगातार जो रुझानों के आंकड़े हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं अवंतिका, और वो बहुत खास है। इंडिया गठबंधन फिलहाल 7 सीटों पर और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर। बिल्कुल गर्मा, और देखा जाए तो जिस तरीके से न्यूज रूम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी चुनावी माहौल काफी गर्म देखने को मिल रहा है। लगातार जो हमारी अपडेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच हमारे साथ जो है अन्य हमारे मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अगर हम उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार और उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 310 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 212 सीटों पर, यानी कि जो अब आंकड़ा है वो भी जो अंतर है वो काफी ज्यादा सीटों का हो गया है। और फिर से एक बार रुक कर लेते हैं गर्मा का। झुटला रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सीट वाइज अगर देखें तो अलग अलग सीटों पे बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं बड़ी बड़ी सीटों पे वो पीछे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मेहनत की, 200 से ज्यादा रैलियां करी थी, तो लग रहा था कि हाँ कुछ बदलेगा। हाँ अभी शुरुआती कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है, पूरा दिन बाकी है, 28 राउंड तक की गिनती होगी तो हो सकता हो कि आंकड़ा बदले, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन लीड कर रहा है वो एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है बीजेपी के सामने, गठबंधन के सामने, कि उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर बदलेगी। पिछली बार जो 2019 के आंकड़े थे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशजनक रहा था। बीएसपी कहीं नहीं थी, बीएसपी इस बार भी बिल्कुल जीरो पे सिमटी हुई है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की कुछ अहम सीटें रही जहां पर बड़े प्रत्याशी रहे। मेरठ सीट से जो खबर निकलकर सामने आई वो बहुत अहम थी कि अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटिंग सांसद का टिकट काटकर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वो पार्टी के पाले में जीत दिला पाएंगे कि नहीं वो बहुत अहम होगा। अलग अलग सीटों के जो रुझान हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। फिलहाल सुल्तानपुर से देखिए मेनका गांधी भी पीछे हो गई हैं, तो ये अपडेट जो है वो लगातार की न्यूज इंडिया पर हम दिखा भी रहे हैं। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गर्मा, यहीं पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच जनता को एक बड़ी अपडेट बता देते हैं। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी रायबरेली से 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, काराकोट से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह आगे चल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा 78,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और वहीं शिवहर से जेडीयू की लवली आनंद 6,100 वोटों से आगे चल रही है। मंडी से कंगना रनौत भी 19,861 वोटों से आगे चल रही हैं। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हरियाणा के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर और बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। गुड़गांव से राज बब्बर 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से हरियाणा के जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है उसकी सीटें कम होती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी ये पहला रुझान ही सामने आया है, कुछ ही समय हुआ है रुझान को सामने आए हुए, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कुछ अभी फिलहाल कुछ देर के रुझान सामने आए हैं यही बरकरार रहेंगे और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी को जो है वो कम सीटें मिलती दिखाई देंगी? अवंतिका जी, अगर हम टोटल फिगर अब तक की गिनती के परिणाम के टोटल फिगर पे जाए तो एनडीए 310, इंडिया 212, अदर 21, और खासकर हरियाणा की आप बात कर रही हैं, मैं कई हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी नहीं भूलूंगा। रुझानों में या अब तक की गिनती के परिणामों में हरियाणा या उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बढ़त दिखा रहा है या आगे है, तो और उसके बावजूद टोटल में 310 एनडीए आगे है, तो चौंकाने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर चिरपरिचित जैसे यूपी में 62 थे, हरियाणा में पूरे ही थे, अगर इनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अनुमानों में या अब तक की गिनती में सही होता तो इनका फिगर तो 350 क्या 450 दिखता। लेकिन
यूपी में, हरियाणा में या आप अन्य राज्यों में देखिए, तो अगर वहां पर कम है और उसके बावजूद 310 पे एनडीए है, यानी एनडीए इस अभी भी सरकार बनाने के आंकड़े में गठबंधन को लेते हुए 273 से लगभग 37 सीटें ज्यादा दिख रहा है। यही अगर कंटिन्यू करता रहा जी, इस राज्यों पर जो भरोसे की बात है, हम बार बार अपने प्रदेश की बात करते हैं कि साहब 80 में 73 हमने दिया, 80 में 62 दिया, और 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी इतना बेहतर रोल 24 में करेगी या इंडिया गठबंधन इतना बेहतर रोल करेगा, अब तक की गिनतियों पर आप चर्चा कर रहा हूं। आगे फिगर क्या बदल जाता है ये बात की बात है, हम सारे लोग इंतजार करेंगे। हरियाणा में आप देखिए, जब अभी तक वहां को मुख्यमंत्री भी आपने बदल दिया, बगल में आप दिल्ली को आप देखिए लगातार साथ में साथ बीजेपी, तो मुझे अभी भी भरोसा है कि परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। और पूर्व के परिणामों से, 1917 के परिणामों से आप देखिए, अगर हम बंगाल को क्यों भूल जाते हैं, मैं आपसे अभी कलकत्ता से डिबेट कर रहा हूं, वहां देखिए लगातार ये बात हो रही थी कि संदेश खाली या बाकी घटनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक भी बार कहीं आंकड़ा 27-12 को हो रहा, कहीं 28-11 को हो रहा, मतलब वो 40 में से पिछली बार 18 सीट थे, 2014 में ये 4 सीट हुआ करते थे। तो जनता का मूड और अंतर की बात बताऊं आपको, लगभग आपके पास, ठीक बात है चुनाव आयोग के आंकड़े लगातार अब अपडेट कर रहे हैं, लेकिन 65 से 70 सीटों पे जो अंतर चल रहा है वो लगभग 1500 से 2500 वोटों का है। बिल्कुल, यानी कि मनोज जी, जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं वो फिलहाल कुछ आने वाले समय में बदल सकते हैं। और हरियाणा की बात करें तो वहां पर इंडिया गठबंधन जो है 6 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी 4 सीटों पर है। फिलहाल अभी रुझानों में फिर से उलटफेर हो सकता है, और जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो एनडीए और इंडिया के बीच जो कड़ी टक्कर है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य अपडेट्स के साथ।